हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग टर्म 2 का सिलेबस बिगिन करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर हम केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पूरा चैप्टर नहीं आ रहा, नॉमेनक्लेचर के पहले जितना भी कुछ है वो सब आ रहा है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर से इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है और ये लगभग आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से मेनली जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे एनसीईआरटी से भी आते हैं। जैसे कि इस बार भी हुआ था कि जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी के बीच में से आए थे, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसलिए उनको बहुत डिफ़िकल्टी आई थी इस बार की साइंस में। चलिए हम एनसीईआरटी को एक लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस. We came to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will be studying about some more interesting compounds and their properties. तो जैसे कि हमारे इस चैप्टर में लिखा है कि हम कार्बन और इसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो यही फर्स्ट लाइन्स में भी लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और many things that you have listed are all based on this versatile nature of carbon. ठीक है। तो जो कार्बन है वो बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब वो अपने साथ बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम हमारे बॉडी में भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ जो है वो कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे भी वही कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर. द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% ऑफ कार्बन. तो जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन है, जो कि कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं हम लोग? तो एटमॉस्फेयर आप लोग याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है जी? तो एटमॉस्फेयर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। जो गैसेस, एटमॉस्फेयर मतलब जो गैसेस से बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फिर ये आपको तो पता ही होगा एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसेस से होता है। तो हमारे गैस में भी आपको पता होगा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो केवल 0.02% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में हमारे नेचर में कार्बन पाया जाता है, 0.02% ऑफ कार्बन इन फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स और 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। लेकिन इनके इन छोटे क्वांटिटीज़ के बावजूद जो हमारा कार्बन है वो बहुत यूज़फुल है, और उनके बिना हमारा लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एग्जिस्ट करना हमें इस अर्थ पे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4.1 बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अब हम लोग देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड होता है जब कोई, मान लीजिए कि Na है और क्लोरीन है, मतलब सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये दोनों कब आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं? मान लिए Na के पास, Na का क्या होता है 2,8,1. ठीक है। तो आप एक और बात याद रखिएगा इस चैप्टर में, वो बहुत यूज़फुल है, कि जो 1 है यहाँ पे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और सिमिलरली वो एक दे सकता है, तो मतलब उसका वैलेंसी 1 है। ठीक है। सिमिलरली जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का होता है 2,8,7. तो बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? जी हाँ, आपने सही कहा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7. ठीक है। मतलब वो एक एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्योंकि Na एक गिव कर सकता है और क्लोरीन एक एक्सेप्ट कर सकता है, तो फिर वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और जिसे हम NaCl कहते हैं। और जो इनका जो होता है वो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है,
इसलिए वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, मैं एक बार उसके प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर देता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करिए प्लीज़। जी, तो उनके प्रॉपर्टीज़ को मैं आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर देता हूँ। पहला है कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड है कि कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है, और वो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। थर्ड है सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेन उनके प्रॉपर्टीज़, और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये तीनों इस चैप्टर के हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड्स का and we saw how the nature of bonding in ionic compounds explains these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. Melting and boiling points of some carbon compounds are given in table 4.1. तब हम कुछ कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेल्टिंग, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर्स होता है, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। और आपको ये भी पता होगा कि जो 273 केल्विन है वो इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो 373 केल्विन है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 290 केल्विन, मतलब कि ये 0 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये भी आप देख, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुअर कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जैसे कि आप मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इसका पुअर कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। Since these compounds are largely non-conductors, we can conclude that the bondings in these compounds does not give rise to any ions. क्योंकि ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इसलिए ये आयंस नहीं देते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि वो आयंस नहीं देते क्योंकि वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करके वो बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स ऐसे शेयर करके बनाते हैं। क्योंकि कार्बन होता है, तो कार्बन का क्या होता है, 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। कि मतलब वो चाहे तो 4 गेन कर सकता है या 4 लूज़ कर सकता है। लेकिन वो 4 गेन या लूज़ क्यों नहीं कर सकता, तो ये हम ये एक और ये 2 पॉइंट में हम ये देखते हैं। If it would gain 4 electrons forming C4 negative anion, it would be difficult with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो गेन करेगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मान लिए 6 जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे कार्बन में प्रोटॉन्स होगा, तो प्रोटॉन्स होगा इसमें 6। लेकिन अगर हम वो अगर 6 गेन करेगा, मतलब वो 4 अगर गेन करेगा तो फिर वो नोबल स्टेट में आ जाएगा। नोबल स्टेट मतलब कि वो स्टेबल स्टेट होता है 2,8। 2,8 कौन से नोबल गैस का होता है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जो नियॉन होता है वो होता है हमारा, एक सेकेंड, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जी हाँ, जो नियॉन होता है वो होता है हमारा नोबल गैस। तो नोबल गैस का इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होता है। मतलब वो ना ही कुछ गेन कर सकता है ना ही लूज़ कर सकता है, और वो बहुत स्टेबल होता है और वो नॉन रिएक्टिव होता है। तो अब वो नोबल स्टेट में आने के लिए इसे 4 अगर वो गेन करेगा तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने में। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो 4 अगर लूज़ करता है तो फिर 2 जो होता है हीलियम, तो हीलियम भी एक स्टेबल होता है। तो अगर हीलियम में भी आएगा तो वो अगर जो 4 अगर लूज़ कर देगा
तो वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा वो चार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज़ करने में, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मान लिया अगर कार्बन को अगर हाइड्रोजन, मान लिया हाइड्रोजन का 1 है तो कार्बन 4 ले सकता है उससे, मतलब उसको 4 चाहिए होगा। और उसके हर और जो होता है हाइड्रोजन, उनको भी एक एक चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स अपना नोबल स्टेट में आने के लिए। तो हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे 4 अगर हाइड्रोजन हम लिख दें साथ में तो फिर वो एकदम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी एक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं उसका आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि वो कैसे नोबल स्टेट में आ सकते हैं ये, ठीक है जी। हाँ, तो नोबल स्टेट में कैसे आएंगे, देखिए कार्बन है, कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, तो 4 होते हैं। तो एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है, एक होता है। तो हाइड्रोजन को नोबल स्टेट में आने के लिए कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा। तो हाइड्रोजन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी एक क्रॉस से, और यहाँ पे भी एक क्रॉस से। तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो मतलब वो नोबल में आ गया, तो उसे हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 आ गया, तो ये इसे हम सर्कल कर देंगे। सिमिलरली इधर और इधर भी हम सर्कल कर देंगे, क्योंकि अब हाइड्रोजन जो चारों थे वो नोबल में आ गए हैं, नोबल स्टेट में। तो अब देख हम चेक करते हैं ये क्या कार्बन नोबल स्टेट में आए हैं, क्या उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जी हाँ कार्बन का भी 8 हो गया है, तो हम इसे भी सर्कल करेंगे। इस हिसाब से हमारा ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है। आप एक बात और याद रख सकते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके विद इन द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, विद इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। यानी कि जो देख सकते हैं कार्बन, और जो कार्बन होते हैं उसमें बहुत ये जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये जो एक कार्बन जो होता है मॉलिक्यूल, अगर वो दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ करता है, कंबाइन करना चाहता है, तो उनके जो इंटर मॉलिक्यूलर जो होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही मिनिमल होता है। और इसलिए वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते हैं कंडक्ट, और ना ही वो उनके पास ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे समझ रहे हैं आप। तो इनका विद इन मॉलिक्यूल जो होता है वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही सब लिखा है, तो हम इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और ये बात याद रख सकते हैं, जो 2 है, फिर ये जो 4 था, ये हमने जो देखा उसका जो फर्स्ट शेल है वो केस शेल होता है, उसके बाद एल शेल होता है, और अगर उसके बाद भी होगा तो एम शेल, एन शेल, ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नियरेस्ट, ठीक है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कंस्टिट्यूट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स को करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही अभी बताया है, तो हाइड्रोजन के पास मान लीजिए इसका ये है सिंबल और इसका ये है सिंबल, दोनों के पास अभी एक एक है। तो अब अगर वो दोनों अगर शेयर करेंगे तो इसके पास भी 2 हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप, और इसके पास भी 2 हो जाएगा, तो वो नोबल गैस की स्टेट इसने कर लिया है, ठीक है, बढ़िया। और क्योंकि हर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड इससे कहते हैं हम, क्योंकि उसमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये किया है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन के पास कितना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 6 शेल होते, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 6 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ऑक्सीजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसको पूरा को सर्कल करेंगे तो ऑक्सीजन को वो 2 शेयर कर रहा है, ठीक है, तो ये 2 है यहाँ पे और ये भी यहाँ पे 2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए शायद डबल बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या है नोबल स्टेट को कर रहा है सेटिस्फाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ ये कर रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ तक उसका गोला बनाएंगे,
तो हम देख सकते हैं ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम एक बार नाइट्रोजन को भी देख लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का भी एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 होता है। उसमें वो 5 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन अगर हम लें तो उसमें भी 1 2 3 4 5 5 है। तो अगर यहाँ पे ये 5 3 3 6 2 8, ये ठीक है, ये नोबल स्टेट में आ गया। सिमिलरली 3 3 6 2 8, ये भी नोबल स्टेट में आ गए। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कि वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर कर रहे हैं, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। बढ़िया, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो सेम यहाँ पे लिखा, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्मॉल। तो आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड जो होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है विद इन द मॉलिक्यूल, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है वो स्मॉल होता है। इस वजह से उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनका प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड स्लैश कार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि कार्बन कंपाउंड भी शेयर करके करते हैं, तो कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड का ही एक टाइप है, ठीक है। तो उनका होता है एक बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे कि आयोनिक में होता है उसका बिल्कुल उल्टा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और सेकंड होता है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अब हम आगे इसके एलोट्रॉप्स भी पढ़ सकें। जी, एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं हम लोग, एलोट्रॉप्स यानी कि जो कार्बन होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो हमें मेनली कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, एक तो ग्राफाइट होता है, डायमंड होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ऐसे तो कार्बन के जो होते हैं वो बहुत अलग अलग और बहुत अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लेकिन हम मेन 3 के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ग्राफाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ग्राफाइट होता है वो 2D लेयर में एक के साथ वो 3, एक जो होता है वो हमारा जो एक होता है यहाँ पे एक एटम जो होता है वो 3 अलग कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन करता है, और वो 2D लेयर में होता है, ठीक है। और क्योंकि वो 3 के साथ कंबाइन कर रहा है, 1 2 3 के साथ, तो उसे ज़रूरी है कि उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि वरना क्योंकि वो 4 होता है उसमें ना, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 उसका वैलेंसी भी 4 होता है, उसे चाहिए 4 चाहिए होता है, ठीक है। तो एक उसका अगर डबल बॉन्ड, कोई भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर वो ग्राफाइट सेटिस्फाई होगा, तो फिर वो तीन एटम्स के साथ एक एटम जो होता है वो कंबाइन करता है ग्राफाइट के केस में। डायमंड के केस में ऐसा होता है कि वो रिजिड एक शेप में होता है, और जो एक होता है वो 4 अलग अलग के साथ कंबाइन करता है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप देख सकते कैसा रिजिड है, और यहाँ पे उतना रिजिड नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि ग्राफाइट जो होता है वो उतना हार्ड सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन जो डायमंड होता है वो बहुत रिजिड होता है। इनफैक्ट जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है, ठीक है, जो हम हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर फाउंड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्राफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। और जब लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरीन है C60 जिसका है फॉर्मूला, उसका जो शेप होता है वो फुटबॉल शेप का होता है,
बस आप ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि जो ग्राफाइट होता है वो 3 कार्बन एटम के साथ कंबाइन करता है, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसलिए वो रिजिड और स्लिपरी होता है, क्योंकि वो 2D बॉन्ड 2D शेप में करता है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन। डायमंड होता है वो 3D में करता है, इसलिए उसका बहुत शेप जो होता है वो बहुत रिजिड होता है। और जो बकमिंस्टर फ्यूलरिन होता है वो फुटबॉल शेप का होता है। बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। और एक और यहाँ पे दिया है कि जो दिस लुक्ड लाइक अ जियोडॉसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्यूलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्यूलरीन, ठीक है। क्योंकि ये जो जो था ये वो डोम के जैसा लग रहा था, एक जो बकमिंस्टर फ्यूलर ने डिज़ाइन किया, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फ्यूलरीन पड़ा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन में हमेशा तो मज़ा आता है। क्वेश्चन अगर हमने पढ़ाई कर लिया है तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला ऑफ CO2। CO2, ठीक है। इसका हमें कार्बन डॉट बनाना है, तो क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए होता है सेटिस्फाई होने के लिए, तो कार्बन को हम लोग 1 2 3 4, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है उसे कितना चाहिए होता है सेटिस्फाई होने के लिए? जी हाँ, तो उसे भी 2 चाहिए होता है सेटिस्फाई होने के लिए। तो वो अगर यहाँ पे 2 शेयर करेगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा आप। 2 शेयर किया उसने यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसने यहाँ पे नोबल स्टेट अचीव कर लिया। यहाँ पे सिमिलरली अगर यहाँ पे ऊपर में भी वो करेगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी उसने नोबल स्टेट अटेन कर लिया। और जो कार्बन है उसने भी यहाँ पे नोबल स्टेट अटेन कर लिया, क्योंकि 2 2 4 और 4 नीचे 4 4 8। तो ऐसी इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन है वो CO2 का डॉट स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को सल्फ़र का हम लोग को अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सल्फ़र का एक फार्मूला होता है S8। एसिड मॉलिक्यूल का क्या होगा? तो एसिड के लिए हम लोग पहले S8 लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक सल्फर के पास कितना होता है? तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर 16 होता है। 16 यानी कि 6 होता है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन और उससे 2 चाहिए होता है सेटिस्फाई होने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये 6 यहाँ पे और ये 2 यहाँ से लेगा तो इसका एक नोबल स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली अगर इसको करना है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ से ये 2 लेगा तो इसका भी नोबल स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये होगा तो यहाँ से अगर ये 2 लेगा तो इसका नोबल स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये लेगा यहाँ से 2 तो इसका नोबल स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ से लेगा तो इसका नोबल स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ से लेगा तो इसका नोबल स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ से लेगा तो इसका नोबल स्टेट हो जाएगा, और ये यहाँ से लेगा तो इसका नोबल स्टेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ऐसे ही कुछ बनता है सल्फर का डायग्राम, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मेन यहाँ पे 2 फैक्टर्स है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है कार्बन। तो पहला है कैटिनेशन, ठीक है।
तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन. तो जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा उसके कंपाउंड्स बन सकते हैं. ठीक है. These compounds may have long chains of carbon, branched chains of carbons, or even carbon atoms arranged in rings. तो या तो branched हो सकते हैं. ब्रांच यानी कैसा होता है, ये सी सी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये ब्रांच हो जाएगा. रिंग्स कैसा होगा, 1 2 3 4, ये रिंग्स हो गया. ठीक है, ऐसी टाइप का होता है. Compounds of carbon which are linked by only bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड करते हैं. लेकिन अगर कार्बन में अगर डबल बॉन्ड या कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि ये सिर्फ कार्बन ही ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कैटिनेशन शो करता है. सिर्फ वो अकेला एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन शो करता है. कार्बन के अलावा एक और है. ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं. तब तक अगर आपको पता चल गया हो तो आप लिख सकते हैं उसे. ठीक है. ठीक है, तो एक है सिलिकॉन. ठीक है जी, एक सेकेंड, सॉरी, सिलिकॉन है. ठीक है. सिलिकॉन 7 से 8 एटम्स तक अपना एक चेन बना सकता है. ठीक है. लेकिन जो सिलिकॉन होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं. ठीक है. लेकिन जो कार्बन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि जो कार्बन, मैंने आपको बताया ही था कि जो विद इन द मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर होता है, जैसे कि कार्बन 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 जैसे कि 2 बॉन्ड है, लेकिन अगर वो दूसरे कार्बन कार्बन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो इन दोनों में जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. लेकिन जो विद इन द मॉलिक्यूल्स होता है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये फोर्स. ठीक है. तो इसी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे अपना कंपाउंड बना सकते हैं, और इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और जो सिलिकॉन होता है उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वो सबके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए वो इतना यूज़फुल नहीं होता हमारे लिए. ठीक है. हम आगे देखते हैं. कार्बन का एक और प्रॉपर्टी है, मैंने तो आपको बताया था, कार्बन 4 अपने जैसे, उसके मतलब 4, मान लिया 4 आर्म्स होते हैं उसके. ठीक है. तो जो 4 हाइड्रोजन है तो वो उसके वैलेंसी, अगर 4 वैलेंसी है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है ना, तो यही हमें दिया है कि इसका एक टर्म होता है टेट्रा वैलेंसी. ठीक है. तो ये जो टेट्रा वैलेंसी है उसके, ये इसमें वही है कि वो 4 अलग अलग मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, और इसके उसमें वो चाहे तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, या फिर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर वो या तो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन नहीं होगा तो ब्रोमीन के साथ कंबाइन करेगा, और ब्रोमीन नहीं होगा तो एक और कार्बन के साथ वो कंबाइन करेगा, और वो कार्बन फिर दूसरे हाइड्रोजन या क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कंबाइन करेगा. ठीक है. तो इसे ही हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल. तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो बहुत स्टेबल होते हैं. ठीक है. और इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का और एक रीज़न है कि जो इसको देख सकते हैं, जैसे कि इसमें बस 2 ही शेल होते हैं, जैसे कि बीच में अगर न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड सिर्फ 2 ही शेल जा रहे होते हैं. ठीक है. बीच में न्यूक्लियस है मान लीजिए ये, तो उसमें बस 2 शेल है, और इसलिए इसमें इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसका क्योंकि इसका साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है. ठीक है. इसलिए वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसलिए वो बहुत स्टेबल होता है. तो बस इसमें यही लिखा है. और लेकिन जो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है रिंग, इसलिए उनके बीच में डिस्टेंस बड़ा होता जाता है, और इसलिए वो बहुत वीकर होते हैं उनकी एनर्जी. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
तो हम द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। तो दो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, ठीक है, जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। सबके पास या तो वो अलग नॉन कार्बन एटम और ग्रुप दैट अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स, लेकिन दूसरे के पास बहुत सारे नॉन कार्बन एटम भी होते हैं जो कि अटैच होते हैं कार्बन चेन से। जैसे कि मैंने आपको कहा था, सी में के साथ एक अगर एच एच होगा तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एच ही हो, यहाँ पे वो क्लोरीन हो सकता है, या फिर वहाँ पे वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ और भी हो सकती है जो कि हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये पहले नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट होते थे और इनमें बहुत ही वाइटल फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन हमें पहले कहा जाता था कि ये सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी जब एक देख सकते हैं हम यहाँ पे फ्रीडरिक वोलर हैं, फ्रीडरिक वोलर जी ने क्या किया, वो 1828 में उन्होंने इसे डिस्प्रूव किया क्योंकि उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, ठीक है। तो इसलिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड्स, ये सब के अलावा बाकी सब जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े जाते हैं, क्योंकि जो कार्बन CO2 होते हैं या CO होते हैं या HCO3, मान ली कोई भी किसी का भी कार्बोनेट होता है, जैसे मान ली सोडियम का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो ये जो सब होते हैं ये सब हम लोग बना सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली, लेकिन जो और जो होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है। वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा है। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। मीथेन का स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। ये मीथेन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने जैसे कि अब हमने देखा ही कि जो कार्बन कार्बन का होता है, कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होता है सैचुरेटेड, लेकिन अगर कार्बन मान लिया अगर डबल बॉन्ड होता है तो, और या फिर वो अगर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ओके, वेरी नाइस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। कैन यू C3H8, क्या हम C3H8 का भी बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। C अगर 3 है तो कार्बन मतलब 3 होंगे, और हाइड्रोजन 8 है, मान लीजिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 5, और यहाँ पे फिर 3 होंगे, तो 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट C2H2, ठीक है। ये मान ली यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये इथीन का स्ट्रक्चर है। इथीन यानी कि जिसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड्स ऐसे होंगे, एक ये 2 बॉन्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है। इधर भी सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा C2H4, और इसका ऐसे फॉर्मूला होता है CN है तो H के नीचे 2N होगा। एल्केन जो होता है, ये मान इसे हम इथीन कहते हैं, लेकिन इसका जो ये सारे जो होते हैं ये एल्कीन के अंदर में आते हैं। एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है CN और H2N+2, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे C3H8 था, तो H8 क्या हुआ, 3 2 6 + 2 8। और एक होता है एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है C2H2। ऐसे क्यों, देख लीजिए, अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं C के, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही और हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो इधर भी एक ही हाइड्रोजन होगा, इसलिए C2H2, और इसका फॉर्मूला होता है CN और H2N-2। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, ठीक है। सच चेन्स ऑफ कार्बन आइटम्स कैन कंटेन tens of carbon atoms. The names and structure of 6 of these are given below. तो ये मीथेन, मीथेन आपने देखा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 तक, हेक्सेन मतलब 6 जिसमें होता है वो हेक्सेन,
एक जिसमें होता है वो मीथेन, 2 जिसमें होता है इथेन, 3 होता है प्रोपेन, 4 होता है ब्यूटेन और 5 होता है पेंटेन। तो इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा। मान लिया अगर आपको बोला जाए कि पेंटेन का क्या होगा, क्योंकि पेंटेन एल्केन है तो उसका हमने यहाँ पे देखा कि उसका होता है CN और H2N+2। तो अगर पेंटेन है तो 5 और H2N+2 होता है 2 5 से 10 + 2 12। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अगर कार्बन, अगर वो कार्बन का अगर सेम ही अगर उसका फॉर्मूला है लेकिन उसके अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसे हम डिफरेंट स्केलेटन्स कहते हैं। देखिए ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है तो उसका हम एक तो ये बन सकता है उसका एक स्केलेटन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, एक तो ऐसा बन सकता है और दूसरा हम ऐसा बना सकते हैं सी सी सी, एक ऊपर सी। ठीक है, यहाँ पे एच एच एच, पे एच एच एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ एच और एच। ठीक है, देखिए हम ऐसे बना सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूटेन है जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हम इसमें जो डिफरेंट अगर जिस कंपाउंड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हों लेकिन उसका कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये जो 2 हमने बनाए उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ब्यूटेन के सिर्फ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, लेकिन जो हेक्सेन है उसमें 3 या उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है, किसी किसी में 3 या उससे ज़्यादा भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, हम अगर साइक्लोहेक्सेन ये इम्पॉर्टेंट है तो इसका हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब वो कंप्लीट होता है और उसमें कोई ओपन चेन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब एक सब तरफ में 2 2 होगा, एच 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 एच, यहाँ पे भी एच और एच। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12। ठीक है, सिमिलरली एक बेंजीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, सी जी, ऐसे बनता है बेंजीन का डायग्राम। चलिए, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। चलिए, तो जो हमने जैसे देखा कि कार्बन जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग के साथ कंबाइन करने में बहुत ही मतलब उनका वो कैपेबल होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जितने कंपाउंड्स वो अकेले फॉर्म कर सकता है उतने बहुत सारे एलिमेंट्स साथ में मिलकर फॉर्म नहीं कर सकते पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स किसे कहते हैं, तो मैं आपको मुंह से बोलता हूँ, आप उससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इज दैट हेट्रो एटम्स क्या कहते हैं, जो कि H एंड C को रिप्लेस करके कुछ मतलब दूसरा चीज़ करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज हेट्रो एटम्स दैट व्हेन अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक कंपाउंड कन्फर्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दैट कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं क्लोरीन, अगर यहाँ पे ये हैलोजन होते हैं तो अगर ये Cl और Br अगर किसी के साथ कंबाइन करे तो वो अपना दे देता है, इसलिए ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है एक। सिमिलरली अल्कोहल यानी कि जिसका OH होता है वो देता है, एल्डिहाइड का CHO है, कीटोन का CO है और कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट, होमोलॉगस सीरीज़ किसे कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ बहुत सिंपल होता है। होमोलॉगस सीरीज़ होता है जो कि CH2 से डिफ़र करते हैं। कुछ भी आप ले लीजिए जो CH2 से डिफ़र करता है, अगर वो सीरीज़ में तो वो होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर आएगा। मान लीजिए अगर वो CH4 है, मान हम ये एल्काइन का मतलब एल्केन का कर रहे हैं हम,
तो अगर CH2 का डिफरेंस क्या होगा, C2H6, ठीक है। सिमिलरली C3H8, तो ये सब एल्केन के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम इथीन भी लेंगे तो उसमें भी CH2 का ही डिफरेंस होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं C2H4, और वो हमेशा लेकिन C2 से ही चालू होता है इथीन, ऐसा क्यों, इथीन से ही चालू होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगल में तो कोई डबल बॉन्ड, अगर एक ही अगर कार्बन होगा तो वो डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, उसके लिए 2 ही कार्बन चाहिए होता है, इसलिए हमेशा वो इथीन से चालू होता है, ठीक है। तो अगर C2H4 है तो अगर वो CH2 का डिफरेंस क्या होगा, C3H6, सिमिलरली C4H8, ठीक है। सिमिलरली ये फॉलो होता है एल्काइन में भी, ठीक है। तो होगा इसमें C2H2, C3H4, C4H6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें हम देख सकते हैं, ये सब इसमें भी वही लिखा है। चलिए हम लोग अलग अलग लोग देखते हैं। अगर अल्कोहल है तो उसका OH होता है, एल्डिहाइड है तो उसका CHO होता है, कीटोन है तो उसका CO होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका COOH होता है। तो कैसे कैसे लगता है हम वो बता देते हैं आपको एक बार। तो ये C है मान लीजिए, उसमें अगर 3 साइड अगर H हैं, H हैं, H हैं, तो एक साइड अगर वो OH आ जाएगा तो वो अल्कोहल ग्रुप के अंदर आ जाता है। C है तो 2 में अगर H है, H है, H है, तो और उसमें अगर CHO आ जाएगा तो वो एल्डिहाइड के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो C है, H है, और देखते एक और C लगा देते हैं, H है, H है, और इसमें अगर O है बीच में, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, 2 2 4 हैं। सिमिलरली इसके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे H, H और H, ठीक है। तो ये जो एक O आता है उसमें, तो ये कीटोन है। और एक लास्ट देखते हैं हम लोग, C H है, H है, H है, और यहाँ पे अगर COOH हो जाएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए इस वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इससे रिलेटेड मैं डिफरेंट क्वेश्चंस भी कुछ दिन बाद ले आऊँगा, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी मैं फिर भी ले आऊँगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बाय।